एवरीवेयर जहाँ पे भी हम देख रहे हैं एवरी गर्ल इज गोइंग थ्रू पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो ये कैसे हो रहा है? जैसे हमारे शरीर को खाना, पानी, हवा चाहिए, वैसे ही उसको एक्सरसाइज भी चाहिए। साइकिल में जो लोग फंस जा रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से खराब हो रही है? डेफिनेटली हम जो खाते हैं हम वैसा बनते हैं। आईवीएफ की हम बात करते हैं, यानी कि इंट्रो फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, या फिर वो बेबी क्या नॉर्मल बेबी से अलग होता है? इनफर्टिलिटी आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बीमारी है, सिर्फ सामाजिक इशू नहीं है। तो हर साल में एक बार यदि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो 90% आपकी जो समस्याएं हैं वो या तो होंगी ही नहीं या होने से पहले हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। और देखिए, कहा जाता है कि इंडिया में लोग दो चीज़ों को कभी नहीं मानते। पहली चीज़ है डाइट और दूसरी चीज़ है डॉक्टर की एडवाइस। क्योंकि पता नहीं एक ऐसा कंसेप्शन बना हुआ है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या ही बीमारी बता देंगे और फिर हम कितने दिन और रहने वाले वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हमारे साथ दो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। एक है प्रिया भावे जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, और इसके साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर स्मिता रेंगले जो कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिया भावे जी से, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो बहुत तरह की ऐसी बीमारियों से जूझ रही हैं जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है यंग ग्रुप्स में। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा पीसीओएस और पीसीओडी से रिलेटेड। लाइक एवरीवेयर जहाँ पे भी हम देख रहे हैं एवरी गर्ल इज गोइंग थ्रू पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो ये कैसे हो रहा है? थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत अच्छा सवाल इस मंच पे उठाया है। और हम सब जो कुछ सालों से प्रैक्टिस में हैं, 10 साल पहले तक, 20 साल पहले तक पीसीओएस के मामले बहुत कम होते थे, बट अब हर तीसरी लड़की जो है उसमें कुछ ना कुछ लक्षण हमें दिख रहे हैं। तो इसके मुख्यतः 3 कारण हैं जो हम एज ए डॉक्टर देखते हैं। सबसे पहला ये है कि पढ़ाई, स्कूल और कोचिंग के जो साल होते हैं उस समय फिज़िकल एक्टिविटी बच्चियों में बहुत कम हो गई है। स्कूल में पहले पीटी पीरियड होता था, आउटडोर एक्सरसाइज होती थी, परंतु अब सब कुछ जो है वो क्लासरूम में सिमट गया है। जैसे हमारे शरीर को खाना, पानी, हवा चाहिए, वैसे ही उसको एक्सरसाइज भी चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेकंड है बहुत ज़्यादा खाना, और वो भी अब हम सबके फ़ोन में स्विगी, ज़ोमैटो ऐप्स हैं। जो चीज़ें हम महीने में एक बार खाते थे अब हम दिन में एक बार खा सकते हैं, बहुत सुलभ हो गई हैं। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, वो है स्ट्रेस और स्लीप। आजकल जितने छोटे बच्चे हैं और हम सब भी, हम कहीं ना कहीं स्लीप डिप्राइव्ड हैं। रात की 8 घंटे की जो स्लीप है वो हमारे हार्मोनल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़, रात में जागना, ये सब भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पीसीओएस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा स्मिता जी आपसे होने वाला है, क्योंकि ऐसा जैसे मैम ने भी अभी बोला कि स्लीप साइकिल की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि स्लीप साइकिल से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से स्लीप साइकिल नहीं पूरी हो पाती, नींद ही नहीं आती क्योंकि स्ट्रेस इतना हो रहा है। तो इस साइकिल में जो लोग फंस जा रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से ख़राब हो रही है? बहुत ही सही बात है कि हम सभी मेंटल स्ट्रेस में अब जा रहे हैं। इस साइकिल को हमें कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस साइकिल को तोड़ने के लिए हम जानें कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और फिर हम उन पॉइंट्स पे कैसे काम कर सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बार अननेसेसरी होता है, और मैं कहूँगी ज़्यादातर अननेसेसरी ही होता है। जाने की कौन सी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ अपने हाथ में है वो हम कर सकते हैं तो उस पूरी शिद्दत से करें, 100% अपना एफर्ट दें, तो और उसके बाद उसके रिजल्ट के लिए ना सोचें। तो गीता का सार ही हो गया मेरे ख्याल से, पर वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए, या हम सीखेंगे और हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। इस तरह से अपने स्ट्रेस को कम करना है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रिया भी बता रही थी, डाइट और एक्सरसाइज। डेफिनेटली हम जो खाते हैं हम वैसा बनते हैं, तो डाइट पे बहुत ध्यान देना है। और एक्सरसाइज से हमारा पूरा हार्मोनल मिल्यू चेंज होना है, वो भी हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो एक हमारी दिनचर्या ऐसी बननी चाहिए जिसमें कि हम हर चीज़ के लिए समय रखें, और उसके साथ साथ कुछ तो हम अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करें। वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है हमारे लिए। ये चीज़ हमें अपने जीवनचर्या में लाना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने ये बताया कि अपनों के साथ वक्त बिताने से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि अपनों के साथ हम हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ी बातें शेयर कर लेते हैं, दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। अब मैं आऊँगी प्रिया जी आपके पास। आप दिल्ली में मौजूद थी और आपने भोपाल में रोबोटिक सर्जरी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको उसके लिए, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरी जनरेशन में, मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो हम ओपन सर्जरी करते थे, यानी पेट पे बड़ा चीरा लगा के। फिर समय के साथ हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखी, और अब जब हमने रोबोटिक सर्जरी सीखी, और उसमें भी टेली रोबोटिक सर्जरी, यानी कि जिसमें सर्जन बिल्कुल दूसरे शहर में, यहाँ तक कि दूसरे देश में भी हो सकता है,
और पेशेंट का ऑपरेशन बहुत इजीली और बहुत सेफ्टी के साथ करके जब हमने दिखाया, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा मैं इसे एक माइलस्टोन मानती हूँ। और मुझे लगता है कि इससे जो पॉसिबिलिटीज़ अनलॉक होती हैं, हम अभी तक टेलीमेडिसिन की बातें करते हैं, हमारी सरकार जो गंभीर मरीज़ होते हैं उनको एयरलिफ्ट करके बड़े शहरों में लाती है जिससे उनकी सर्जरी हो सके। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है और ये वाकई में जो सर्जन के स्किल्स हैं, अब हम शहर और ज्योग्राफी की बाउंड्रीज़ में नहीं हैं। अब विश्व का कोई भी सर्जन अपनी स्किल को दुनिया के किसी भी पेशेंट को मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे लगता है इसका ये जो वाइडर इम्पैक्ट है ये मुझे बहुत एक्साइट करता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि टेलीमेडिसिन की बात होती है, एआई का ज़माना आ चुका है और ऐसे में टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हो रही है। इसके कुछ लॉसेस भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। स्मिता जी, मैं आपके पास आऊँगी और जैसे कि आप फेटल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जब एक बेबी फीटस होता है तो उसमें हम बीमारियों का पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है जिससे जो मदर है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कि जो बेबी है, जो फीटस है फिलहाल, वो उसमें क्या बीमारियाँ हैं? ये जो मेरी ब्रांच है फीटल मेडिसिन, इसमें काम ही अजन्मे बच्चे पे होता है। जब माँ प्रेग्नेंट है उसी टाइम पर महीने की सोनोग्राफी के टाइम से बहुत बारीकी से सोनोग्राफी करते हैं और ऐसे पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे के स्ट्रक्चर में, यानी ढांचे में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो ठीक से बन रहा है कि नहीं, तैयार हो रहा है कि नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़। तो यदि परिवार में या ख़ानदान में ऐसी कोई तकलीफ़ें हैं तो वो आगे आने वाली जनरेशन में या ये जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी चल रही है इस बच्चे में है नहीं है, ये हम जान सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जैसे कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस। तो वो सारी चीज़ें इस ब्रांच में की जाती है। तो उस बच्चे को हम डायग्नोस करके यदि बच्चा अच्छा है तो फिर वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच हो जाती है जो कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा साबित होता है सब कुछ। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि जेनेटिकली जाती हैं, तो ऐसे में ये पता करना कि बच्चे में क्या बीमारी पहले से है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। प्रिया जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, क्योंकि अब हम नई टेक्नोलॉजी वाले दौर में आ चुके हैं। आईवीएफ की हम बात करते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कई सारे मिथ्स ऑलरेडी बने हुए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर वो बेबी या नॉर्मल बेबी से अलग होता है। तो ये मिथ्स अगर आप क्लियर कर दें लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आईवीएफ की जो टेक्निक है वो अब कई दशकों से है और आईवीएफ से पैदा हुए करीब करीब बिलियन बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में हैं। इसके ऊपर कई स्टडीज़ हो चुकी हैं और अब ये प्रूव हो चुका है कि आईवीएफ से जो कंसीव होता है उसमें जन्मजात विकृतियों का प्रतिशत नॉर्मली कंसीव बच्चों के जितना ही है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। यदि आईवीएफ की टेक्निक नहीं होती तो ये जो सारे दंपत्ति हैं ये कभी भी अपने घर में संतान सुख का अनुभव नहीं कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं अब काफ़ी हद तक समाज उससे बाहर निकल चुका है, परंतु अभी भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अफोर्डेबिलिटी की। हम बाकी बीमारियों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसमें इंश्योरेंस कवर रहता है, उसमें सरकारी सहायता रहती है, परंतु इनफर्टिलिटी को अभी भी जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, अभी भी इंश्योरेंस की अधिकतर पॉलिसीज़ आईवीएफ को नहीं कवर करती। अभी भी गांव का भी एक व्यक्ति आईवीएफ कराना चाहता है बट उससे सिर्फ आर्थिक रीज़न और एक्सेस प्रिवेंट करता है। सरकार ने भी आयुष्मान की सूची से आईवीएफ को निकाल दिया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हम सबको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी आज के डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बीमारी है, सिर्फ सामाजिक इशू नहीं है और इसको वापस से आयुष्मान में लेना चाहिए और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसके रिएम्बर्समेंट पे सीरियसली सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के लोग ना ही बात करते हैं और इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो शायद बेटर ऑप्शन है कि कंसीव ना करें रेदर देन आईवीएफ। लेकिन एज अ डॉक्टर आपने ये बात हम सभी को बताई, दैट्स वेरी ग्रेट। स्मिता जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, क्योंकि एज अ विमेन हम 5 to 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे होते हैं। 2 दिन पहले से हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, 2 दिन बाद तक होते रहता है। तो ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस हम कंटिन्यू 10 to 15 डेज फेस करते हैं, उससे मेंटल हेल्थ हमारी कितना ज़्यादा इफेक्ट होती है? ऑफ कोर्स, ये हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, हर महिला सोचती है कि ये 15 दिन ठीक से निकल गए, अब अगले 15 दिन मैं फिर से वियर्ड बिहेव करने वाली हूँ। घर के लोगों को कुछ समय में आदत पड़ती है इन चीज़ों की, पर इसके लिए ये है कि ये भी यदि हम समझ लें कि हाँ, पीरियड के साइकिल में ये सब कुछ सभी को होता है लगभग, इस टाइम में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे डाइट और एक्सरसाइज बराबर है
तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इस टाइम पर आप यदि जिम जाते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं कर सकते, तो इस टाइम पर आपका योगा, मेडिटेशन ये आपको बहुत हेल्प करता है। और समय के साथ साथ ये चीज़ें कम होती जाती क्योंकि आपको इनको बैलेंस करना आने लगता है। तो यहाँ पर भी डाइट और एक्सरसाइज का मेन स्टे आता है। यानी लड़कियों को ये मान लेना चाहिए कि बिना डाइट फॉलो किए और बिना रेगुलर एक्सरसाइज किए बीमारियां होनी ही है। प्रिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से एक गायनी को हमें कहा जाता है कि अपना बेस्ट फ्रेंड बना के उनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, तो रेगुलर चेकअप्स कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीमारियों को प्रिवेंट करने में? जब रेगुलर चेकअप्स की बात आती है तो हर अस्पताल में एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, और वहाँ पे अमूमन हमें सिर्फ मेल मेंबर्स दिखते हैं और जैसा नाम है एग्जीक्यूटिव्स दिखते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या 50% पॉपुलेशन महिलाओं को हेल्थ चेकअप का कोई डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता महिलाओं को है, क्योंकि महिलाओं की जो बीमारियां हैं वो कई बार लक्षण बहुत लेट स्टेजेस पे देती हैं, और ऐसे स्टेजेस पे लक्षण आते हैं जब उसका इलाज जो है वो ज़्यादा जटिल हो जाता है, ऑपरेशन ही लगता है। तो हर महिला को हर साल अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास, चाहे कोई समस्या हो चाहे नहीं हो, 3 टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं। हर साल एक इंटरनल सोनोग्राफी, हर 3 साल में एक टेस्ट जिसको हम पैप्समियर कहते हैं, और हर 3 साल में मैमोग्राफी यदि आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है। यदि घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं, कम उम्र में भी हो सकते हैं। तो हर साल में एक बार यदि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो 90% आपकी जो समस्याएं हैं वो या तो होंगी ही नहीं या होने से पहले हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। ओके, स्मिता जी, एक मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे मैम ने बताया कि कई बार बीमारियां बहुत ज़्यादा सीरियस टर्न आउट हो जाती है, तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो क्या जेनेटिकली भी ये बच्चों में आता है? ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए एक जीन प्रीडिस्पोजिशन होता है। तो यदि आपके घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, आपकी मम्मी को हुआ है, मौसी को हुआ है, यानी मैटरनल लाइनेज से आया हुआ है, तो फिर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकअप को ज़्यादा रखना पड़ता है। हम हर महिला जो हमारे पास आती है उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में सिखा के रखते हैं। ये हम अपनी तरफ से ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको बता के भी रखते हैं कि आपकी यदि फैमिली में हिस्ट्री है तो आप इसका चेकअप कराते रहे। मैमोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी सभी महिलाओं के लिए कि जो गायनिक हेल्थ चेकअप हम बात कर रहे हैं, आपके बर्थडे पर आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए। आपके बर्थडे के आसपास जब सारे सेलिब्रेशन हो जाते हैं उसके बाद आप आपकी गायनिक के पास जाके अपना चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि आप उसको भूलें नहीं और ये हर साल बराबर होता रहे। ओवेरियन कैंसर डेफिनेटली स्प्रेड होने के बाद ज़्यादा पता चलता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हम बता देते हैं, पर ओवेरियन के लिए कैसे एग्जामिन करोगे आप खुद को? तो जब आप चेकअप्स करोगे तभी ये चीज़ पकड़ में आती है, और यदि फैमिली में है तो हाँ, ज़्यादा ध्यान रखना बनता है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छी टिप दी है हमें स्मिता जी ने कि अपने बर्थडे पर खुद को ये गिफ्ट देना चाहिए, और बर्थडे खत्म होने के बाद, पार्टी ओवर होने के बाद जाकर अपना हमेशा चेकअप करा लें ताकि आप भूलेंगे नहीं। प्रिया जी, स्मिता जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की। हमारे जो दर्शक यहाँ पर हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, यानी कि मैंने भी आज बहुत कुछ आप दोनों से सीखा है। गिव इट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर वंडरफुल लेडीज ओवर हियर। थैंक यू सो मच।